आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरी इस वीडियो में। आज हम अंग्रेजी सीखने की शुभ शुरुआत करने वाले हैं और जो सबसे पहली चीज आज हम सीखेंगे वो है सेंटेंस यानी वाक्य। ठीक है, मुझे ऐसा लगता है कि अंग्रेजी सीखने की शुरुआत सेंटेंस से होनी चाहिए, क्योंकि देखिए अंग्रेजी में जो भी हम करते हैं, किसी से बात कर रहे हैं तो हमें वाक्य बनाना होता है, उस वाक्य को दूसरे तक पहुंचाना होता है। तो वाक्य हमें पता होना चाहिए, अंग्रेजी में सेंटेंस कैसे बनाते हैं, यही ज्ञान सबसे ज़रूरी है अंग्रेजी सीखने के लिए। इसीलिए मैं शुरुआत भी सेंटेंस से करना चाहता हूं। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि व्हाट इज अ सेंटेंस, जैसे कि आप स्क्रीन पे भी देख पा रहे होंगे। तो अब जानने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार सेंटेंस होता क्या है, यानी कि अंग्रेजी में वाक्य क्या है। देखिए बहुत ही सिंपल सी डेफिनेशन है सेंटेंस की। अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स अ कंप्लीट सेंस। सीधी सी बात बता रहा हूं आपको कि जो वाक्य यानी सेंटेंस जो होता है वो शब्दों का समूह होता है। अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स मतलब शब्दों का समूह। तो अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, सीधी सी बात है, वाक्य शब्दों का समूह है। दैट मेक्स अ कंप्लीट सेंस। अब यहां पे मैंने लिखा है कंप्लीट सेंस, इसका मतलब समझ लीजिए। सबसे पहले तो मैंने ये बोला कि वाक्य जो है वो शब्दों का समूह है, ये बात तो ठीक है। अब क्या मैं कोई भी शब्द आपस में कैसे भी जोड़ दूं तो आप क्या उसका मतलब हमेशा बता पाएंगे? जरूरी नहीं है। देखो, हो सकता है कि मैं शब्दों को कुछ ऐसे जोड़ूं जिससे आप उसका मतलब बता पाए। सेंटेंस जो होता है वो हमेशा सेंस बनाना चाहिए। सीधी सी बात है, सेंटेंस हमेशा सेंस बनाना चाहिए, यानी कि सेंटेंस का मतलब हमेशा समझ में आना चाहिए, तभी उसे हम सेंटेंस कहेंगे। शब्दों का समूह हमें ऐसा बनाना होता है जिससे हम कुछ मतलब निकाल पाए। अगर हम मतलब नहीं निकाल पाते तो वो सेंटेंस नहीं होता। अब एक एग्जाम्पल लेते हैं छोटा सा। यहां पे मैंने कुछ शब्दों को आपस में जोड़ा और ऐसा कुछ आपके सामने बना के फेंक दिया। इंग्लिश आई स्पीकिंग लव। क्या आप इसमें से कुछ मतलब समझ पा रहे हैं? मैं इसका आपको हिंदी में अनुवाद करके भी नहीं बता सकता, मेरे लिए तो बहुत मुश्किल है। इंग्लिश आई स्पीकिंग लव क्या बताना चाह रहा हूं मैं? तो मैं इससे अपनी बात को व्यक्त नहीं कर पा रहा, मैं इससे कुछ सेंस नहीं बना पा रहा, मैं इससे कुछ मतलब नहीं निकाल पा रहा, इसलिए मैं कहूंगा कि यह सेंटेंस नहीं है। सिर्फ शब्दों का समूह सेंटेंस नहीं होता, यह बात हमेशा ध्यान रखिएगा। सेंटेंस होता है वैसे शब्दों का समूह जो पूरी तरीके से सेंस बनाए। अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स अ कंप्लीट सेंस। यह सेंस नहीं बना रहा है। इंग्लिश आई स्पीकिंग लव, ये शब्दों का समूह जरूर है लेकिन सेंस बिल्कुल नहीं बना रहा है, इसलिए यह सेंटेंस नहीं है। मैंने एक बड़ा सा कांटा यहां पे लगा दिया है। अब ये देखिए, आई लव स्पीकिंग इंग्लिश, बिल्कुल वही शब्द हैं, लेकिन उनको इस तरीके से मैंने अरेंज किया, इस तरीके से मैंने उन्हें रखा कि अब यह पूरी तरीके से सेंस बना रहा है। इसका मतलब समझिए, आई लव स्पीकिंग इंग्लिश, मुझे अंग्रेजी बोलना बहुत पसंद है। तो यह क्या है? यह मेरा एक सेंटेंस है। क्यों है? क्योंकि मैं इससे मतलब निकाल पा रहा हूं, मैं इसका मतलब भी समझ पा रहा हूं। तो यह हो गया मेरा सेंटेंस। मुझे उम्मीद है कि अब आपको सेंटेंस तो समझ में आ गया होगा कि सेंटेंस सिर्फ शब्दों का समूह नहीं है, ये ऐसे शब्दों का समूह है जो हमेशा सेंस बनाए। ठीक है, तो चलिए कुछ और जानकारी प्राप्त करते हैं सेंटेंस के बारे में। एक जो वाक्य होता है ना, उसके दो मुख्य भाग होते हैं। ठीक है, अंग्रेजी में वाक्य के दो मुख्य भाग हैं। सबसे पहला है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट जो होता है वो सेंटेंस का टॉपिक होता है। अब टॉपिक मतलब जिसके बारे में बात की जा रही है। एक सेंटेंस में किसी व्यक्ति के बारे में बात की जा सकती है, किसी चीज के बारे में बात की जा सकती है, कोई भी। तो टॉपिक ऑफ द सेंटेंस जो होता है वो होता है सब्जेक्ट। ठीक है, तो वो पहला भाग हुआ सेंटेंस का। दूसरा भाग होता है प्रिडिकेट।
प्रिडिकेट का सीधा सा मतलब है ऐसी इंफॉर्मेशन जो हम सब्जेक्ट के बारे में दे रहे हैं। ठीक है, तो सेंटेंस में जो बाकी का बचा कुचा हिस्सा है जो सब्जेक्ट के बारे में कुछ बताए या ये बताए कि सब्जेक्ट क्या है, क्या करता है, तो वो हो गया आपका प्रिडिकेट। यहां मैंने लिखा है कि अ प्रिडिकेट इज समथिंग दैट टेल्स व्हाट द सब्जेक्ट इज और व्हाट इट डज। कि सब्जेक्ट क्या है, क्या करता है, उसके बारे में कुछ बताया जाए तो वो होता है प्रिडिकेट। ठीक है, तो दो भाग होते हैं, सब्जेक्ट एंड प्रिडिकेट। अब हो सकता है कि आपको मतलब समझ में ना आया हो, इसके लिए एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, बड़ा ही सरल सा एग्जांपल लेते हैं। मैं वही एग्जांपल लूंगा, सेम, आई लव स्पीकिंग इंग्लिश। अभी हमने देखा कि ये सेंटेंस है क्योंकि ये कंप्लीट सेंस बना रहा है। ठीक है, अब इसमें सब्जेक्ट क्या है और प्रिडिकेट क्या है, ये जानकारी हमें प्राप्त करनी है। ठीक है, जैसे मैंने बताया कि सेंटेंस में सब्जेक्ट भी होता है, प्रिडिकेट भी होता है। और मैं आपको आज एक बात बता दूं, अगर सही मायने में अंग्रेजी भाषा सीखनी है तो आपको सेंटेंस में सब्जेक्ट के बारे में पता होना चाहिए। आपको यह पता होना चाहिए किसके बारे में बात की जा रही है, और आपको यह पता होना चाहिए कि क्या बात की जा रही है। ये दो चीजें पता लग जाए तो बस कमाल ही कमाल है। तो चलिए जानते हैं कि इस सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है। ठीक है, तो सब्जेक्ट तो बहुत ही सही से समझ में आ रहा है कि इसमें बात की जा रही है मेरी, मुझे अंग्रेजी बोलना पसंद है। तो मुझे यानी कि मेरी बात की जा रही है। और इसे कौन दर्शा रहा है? इसे दर्शा रहा है आई, जो पहला ही शब्द है इसमें। तो ये क्या हुआ? इस सेंटेंस का सब्जेक्ट। बात समझ आई? आई का मतलब होता है मैं, इसमें मेरी बात की जा रही थी, इसलिए ये है सब्जेक्ट। और बाकी जो बचा कुचा हिस्सा है सेंटेंस का वो है प्रिडिकेट। ठीक है, तो ये हुआ प्रिडिकेट। लव स्पीकिंग इंग्लिश हुआ प्रिडिकेट। क्यों? क्योंकि ये बता रहा है कि मुझे अंग्रेजी बोलना पसंद है। ठीक है, मेरे बारे में कुछ बता रहा है ये, इसलिए ये प्रिडिकेट है। समझ में आ गया मतलब सब्जेक्ट और प्रिडिकेट का? बहुत जरूरी है इस चीज को समझना। अभी हम बहुत ही शुरुआती तौर पे हैं अंग्रेजी सीखने के, तो बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। कुछ चीजें अगर नहीं भी समझ में आ रही हैं तो बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे हमें चीजें और ज्यादा क्लियर होती जाएंगी। ठीक है, तो सब्जेक्ट क्या है जिसके बारे में बात की जा रही है, और प्रिडिकेट है कि क्या बात की जा रही है। भाई मुझे अंग्रेजी बोलना पसंद है, तो मैं हुआ सब्जेक्ट, और मेरे बारे में यह बताया जा रहा है कि मुझे अंग्रेजी बोलना पसंद है, तो यह हो गया प्रिडिकेट, लव स्पीकिंग इंग्लिश। ठीक है, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और कुछ और एग्जाम्पल्स लेते हैं, अच्छे अच्छे और बढ़िया बढ़िया एग्जाम्पल्स लेते हैं, ताकि आप और ज्यादा बेहतर हो सकें सब्जेक्ट और प्रिडिकेट ढूंढने में। तो चलिए कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं सिंपल सेंटेंसेस के। सबसे पहला एग्जाम्पल है माई डॉग लव्स चिकन। अब यहां पे जो ये कुत्ता महाशय हैं वो सोच रहे हैं कि आज लगता है खाने में चिकन बना है। इन्हें दरअसल चिकन बहुत पसंद है। ठीक है, तो ये मेरे कुत्ते की तस्वीर है और मैं ये कह रहा हूं कि मेरे कुत्ते को चिकन खाना बहुत पसंद है। दरअसल मैं ये कहना चाह रहा हूं कि माई डॉग लव्स चिकन, ऐसा समझ में आ रहा होगा कि मेरे कुत्ते को चिकन पसंद है, दरअसल उसे चिकन खाना पसंद है। ठीक है, ये कहना चाह रहा हूं मैं। तो मैंने यहां लिखा है माई डॉग लव्स चिकन, इसका मतलब मेरे कुत्ते को चिकन पसंद है। तो चलिए जानने की कोशिश करते हैं कि इसमें सब्जेक्ट क्या है और प्रिडिकेट क्या है। बहुत ही ज्यादा सरल बात है कि सब्जेक्ट है मेरा कुत्ता। किसके बारे में बात की जा रही है? अपने आप से हमेशा यह प्रश्न पूछिए कि किसके बारे में बात की जा रही है? मेरे कुत्ते के बारे में बात की जा रही है, यानी कि सब्जेक्ट क्या हुआ? माई डॉग। बात समझ में आई? तो इसमें सब्जेक्ट है माई डॉग। क्यों? क्योंकि मेरे कुत्ते के बारे में बात की जा रही है। अब देखिए मैं आपको आज बताना चाहता हूं कि बिगिनर्स के दिमाग में हमेशा यह चीज आ जाती है कि जो सब्जेक्ट है वो हमेशा सिर्फ एक शब्द का ही होता है। ठीक है, पीछे जो हमने एग्जाम्पल लिया था उसमें सब्जेक्ट था आई, वो एक ही शब्द था। आई लव स्पीकिंग इंग्लिश में
जो सब्जेक्ट था वो था आई। अब यहां सब्जेक्ट है माई डॉग, यहां दो शब्द है माई एंड डॉग। अब हो सकता है कि आपके दिमाग में पहले ये आ गया हो कि सब्जेक्ट जो होता है वो सिर्फ एक शब्द का होता है। ऐसा नहीं है। आपको हमेशा अपने आप से सिर्फ यह प्रश्न पूछना है कि किसके बारे में बात की जा रही है। यहां पे मेरे कुत्ते के बारे में बात की जा रही है, सिर्फ कुत्ते की बात नहीं हो रही, मेरे कुत्ते की बात हो रही है। इसीलिए सब्जेक्ट क्या हुआ, माई डॉग। अब खाली कुत्ते को मत बोल देना कि सब्जेक्ट है, क्योंकि यहां पे मैं बहुत ही स्पेसिफिकली, बहुत ही सीधे रूप से बोल रहा हूं कि मेरे कुत्ते को चिकन खाना पसंद है, तो इसलिए माई डॉग हुआ सब्जेक्ट। ठीक है। और इसमें लव्स चिकन हुआ प्रेडिकेट। मेरे कुत्ते को चिकन खाना पसंद है, तो जो चिकन खाना उसे पसंद है वो उसके बारे में इंफॉर्मेशन है, यानी कि उसके बारे में कुछ जानकारी है, तो ये हो गया प्रेडिकेट। मुझे उम्मीद है कि इस एग्जाम्पल से एक बात तो क्लियर हो गई होगी कि सब्जेक्ट हमेशा एक शब्द का नहीं होता। सब्जेक्ट के अंदर एक से ज्यादा शब्द हो सकते हैं, जैसे कि इस एग्जाम्पल में है माई डॉग, मेरा कुत्ता। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं एग्जाम्पल 2 की तरफ। ठीक है, एग्जाम्पल 2 है द मैन एंड हिज वाइफ वर वर्किंग इन देयर गार्डन। ठीक है, पति और पत्नी, द मैन एंड हिज वाइफ, बड़े खुशहाल लग रहे हैं, आप इमेज में भी देख सकते हैं। द मैन एंड हिज वाइफ, पति और उसकी पत्नी दोनों गार्डन यानी कि बगीचे में काम कर रहे थे। ठीक है, दे वर वर्किंग इन देयर गार्डन। द मैन एंड हिज वाइफ वर वर्किंग इन देयर गार्डन, दोनों बगीचे में काम कर रहे थे। अब इसमें सब्जेक्ट क्या है, अपने आप से यह प्रश्न पूछिए, किसके बारे में बात हो रही है। यहां पे दो लोगों के बारे में बात हो रही है, द मैन एंड हिज वाइफ, इसीलिए सब्जेक्ट क्या हुआ, द मैन एंड हिज वाइफ, पति और पत्नी दोनों के बारे में बात हो रही है, इसलिए यह हो गया सब्जेक्ट। और प्रेडिकेट क्या होगा, उनके बारे में क्या बताया जा रहा है कि दोनों बगीचे में काम कर रहे थे, इसका मतलब यह हो गया प्रेडिकेट। अब आपको लग रहा होगा कि कोई भी सेंटेंस आ जाए, भाई मैं तो बता दूंगा कि सब्जेक्ट क्या है और प्रेडिकेट क्या है। ये कॉन्फिडेंस होना भी चाहिए। मैं चाहता हूं कि आपके अंदर ये कॉन्फिडेंस आए। बहुत जरूरी है सेंटेंस में सब्जेक्ट और प्रेडिकेट ढूंढना। तो ठीक है, इसी स्पिरिट के साथ आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, मैंने अभी तक आपको जो सेंटेंसेस बताए ना, जो भी मैंने अभी तक आपको वाक्य बताए, जितने भी वाक्य बताए, उसमें हमेशा सब्जेक्ट मौजूद था, है ना। जैसे कि इस सेंटेंस में सब्जेक्ट है द मैन एंड हिज वाइफ, यानी कि पति और पत्नी। लेकिन मैं आपको एक एक्सेप्शन भी बताना चाहता हूं। एक्सेप्शन यानी कि एक बिल्कुल अलग रूल। अभी तक तो हमने यही रूल देखा कि सेंटेंस में हमेशा एक सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होगा, लेकिन एक एक्सेप्शन भी है। अब इसे ध्यान से देखिए। यूजुअली द सब्जेक्ट इज इंप्लाइड और ऑब्वियस when the person gives command, request, advice or instruction to someone। ध्यान से समझने की कोशिश करना कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। देखिए, बात हो रही है सब्जेक्ट की। यूजुअली द सब्जेक्ट इज इंप्लाइड और ऑब्वियस। सबसे पहले इंप्लाइड का मतलब समझ लेते हैं। इंप्लाइड का मतलब कि सब्जेक्ट है ना, मतलब ऊपर ऊपर से बताया नहीं है। सब्जेक्ट जो है वो सेंटेंस में दे नहीं रखा, लेकिन फिर भी हमें समझ में आ रहा है कि सब्जेक्ट क्या है। ठीक है, अगर हमें दे दिया जाता तो उसे कहते एक्सप्लिसिट। अब सब्जेक्ट नहीं है तो वो हुआ इंप्लाइड। इंप्लाइड मतलब कि ऑब्वियस है, मतलब समझ में आ रहा है, सेंटेंस पढ़ के समझ में आ रहा है कि सब्जेक्ट क्या है। ठीक है, तो ऐसे सेंटेंसेस भी होते हैं जिनमें सब्जेक्ट इंप्लाइड होता है, यानी कि सब्जेक्ट जो है वो हम बता सकते हैं, हालांकि उस सेंटेंस में सब्जेक्ट नहीं दे रखा, फिर भी हम बता सकते हैं कि सब्जेक्ट क्या है। ऐसे कुछ सेंटेंसेस भी होते हैं। ये बिल्कुल उल्ट है जो अभी तक हमने सीखा। हमेशा देखते आए हैं कि सब्जेक्ट भी होता है और प्रेडिकेट भी होता है।
ऐसे कुछ सेंटेंसेस भी होते हैं जिनमें सिर्फ प्रीडिकेट होता है। ठीक है, सब्जेक्ट जो होता है वो हम अपने आप ही पता कर सकते हैं। ठीक है, तो द सब्जेक्ट इज इंप्लाइड और ऑब्वियस व्हेन द पर्सन गिव्स कमांड, रिक्वेस्ट, एडवाइस और इंस्ट्रक्शन टू समवन। ध्यान देना, ज्यादातर उन सेंटेंसेस में सब्जेक्ट इंप्लाइड होगा जहां पे कोई कमांड दी जा रही हो, किसी को कोई हुक्म दिया जा रहा हो, किसी के सामने कोई रिक्वेस्ट की जा रही हो, ठीक है, या किसी को एडवाइस दिया जा रहा हो, या फिर कोई इंस्ट्रक्शन। ठीक है, मतलब ये करो, फिर ये करो, फिर ये करो, तो इंस्ट्रक्शन उसे कहते हैं। ठीक है, तो इन तरीके के सेंटेंसेस में ज्यादातर आपको देखने को मिलेगा कि सब्जेक्ट जो है वो नहीं दे रखा, लेकिन फिर भी हमें समझ में आ जाएगा कि सब्जेक्ट कौन है। एग्जाम्पल से इसे समझने की कोशिश करते हैं, यह ज्यादा क्लियर एग्जाम्पल से होगा। तो चलिए देखते हैं एग्जाम्पल। तो बड़ा सीधा सा एग्जाम्पल है, क्लीन योर रूम, अपने कमरे की सफाई करो। अब यहां इस सेंटेंस में कोई किसी को कमांड दे रहा है। ठीक है, तो यहां सब्जेक्ट समझना, सब्जेक्ट है यू। यू मतलब तुम अपने कमरे की सफाई करो। सब्जेक्ट समझ में आ रहा है कि यहां पे सब्जेक्ट दे नहीं रखा, या ये नहीं बोला यू क्लीन योर रूम, तुम अपने कमरे की सफाई करो। यहां पे यू तो दे नहीं रखा, तो सब्जेक्ट कैसे पता लगा? खाली ये लिखा है क्लीन योर रूम, लेकिन फिर भी हमें सब्जेक्ट समझ में आ गया। यहां कोई किसी को बोल रहा है तुम अपने कमरे की सफाई करो। यहां पे सब्जेक्ट जो है वो इंप्लाइड है, हमें समझ में आ रहा है, दे नहीं रखा। तो इसमें सब्जेक्ट क्या है? यू, तुम अपने कमरे की सफाई करो। ठीक है, तो ये सेंटेंस है, किसी को कमांड कर रहे हैं, किसी को हम हुक्म दे रहे हैं, किसी को आदेश दे रहे हैं कि तुम अपने कमरे की सफाई करो। और क्लीन योर रूम क्या हुआ इसमें? क्लीन योर रूम ये हुआ प्रीडिकेट, उसके बारे में जानकारी। ठीक है, तो इस सेंटेंस में सिर्फ प्रीडिकेट ही था और सब्जेक्ट इंप्लाइड था। अब आगे बढ़ते हैं एग्जाम्पल नंबर 4 की तरफ। डोंट बी लेट फॉर क्लास, एडवाइस दी जा रही है, डोंट बी लेट फॉर क्लास। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं यू डोंट बी लेट फॉर क्लास, तुम क्लास में लेट मत होना, इसके बड़े नुकसान हैं। तो सब्जेक्ट क्या हुआ? सब्जेक्ट हुआ यू, और प्रीडिकेट क्या है? प्रीडिकेट ये सब है, डोंट बी लेट फॉर क्लास। मुझे उम्मीद है कि समझ में आ रहा होगा कि क्या हो रहा है। ठीक है, सब्जेक्ट इसमें इंप्लाइड है, यानी कि ऑब्वियस है। बड़ी ऑब्वियस सी बात है, किसी के बारे में बात की जा रही है, तुम्हारे बारे में बात की जा रही है। तो यू हुआ सब्जेक्ट और बाकी सब प्रीडिकेट। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं और एक नोट करने वाली बात है। इट इज नॉट नेसेसरी दैट द सब्जेक्ट शुड ओनली अपीयर एट द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस। यह जरूरी नहीं है कि सब्जेक्ट जो है वो हमेशा सेंटेंस के शुरू में आए। ठीक है, सब्जेक्ट आपका बीच में भी कभी आ सकता है। यह भी बड़ी कॉमन मिस्टेक है बिगनर के दिमाग में, यह आती रहती है। उन्हें लगता है कि सब्जेक्ट जो होता है ना वो हमेशा शुरू में ही नजर आता है। अभी तक हमने जितने सेंटेंसेस देखे उसमें सब्जेक्ट हमेशा शुरू में ही नजर आ रहा था। हालांकि कुछ सेंटेंसेस तो हमने ऐसे देखे जिसमें सब्जेक्ट था ही नहीं, लेकिन सब्जेक्ट इंप्लाइड था, इम्प्लिसिट था। यहां पे मैं बात कर रहा हूं कि जरूरी नहीं है कि सब्जेक्ट हमेशा शुरू में नजर आए। ठीक है, तो एग्जाम्पल देख लेते हैं। एक ऐसा एग्जाम्पल अब आपके सामने रखने वाला हूं जिसमें सब्जेक्ट जो है वो बीच में है, शुरू में नहीं है। देखिए एग्जाम्पल है, बिकॉज ऑफ लैक ऑफ टीम वर्क वी कुड नॉट विन द मैच। समझने की कोशिश करना कि टीम वर्क की कमी की वजह से, बिकॉज ऑफ लैक ऑफ टीम वर्क, हम लोग मैच नहीं जीत पाए। वी कुड नॉट विन द मैच। टीम वर्क की कमी की वजह से हम लोग मैच नहीं जीत पाए। तो इसमें किसके बारे में बात की जा रही है? हम लोगों के बारे में। तो इसका मतलब वी यानी कि हम हुआ सब्जेक्ट। ठीक है, तो वी हुआ सब्जेक्ट। अब इसमें प्रीडिकेट क्या होगा? हमारे बारे में क्या बताया जा रहा है कि हम लोग मैच नहीं जीत पाए। तो कुड नॉट विन द मैच क्या हुआ? प्रीडिकेट हुआ। ठीक है,
अब आप मुझसे ये पूछेंगे, चलिए यहां तक तो क्लियर है कि वी है सब्जेक्ट और प्रेडिकेट है कुड नॉट विन द मैच, लेकिन फिर ये बिकॉज ऑफ लैक ऑफ टीम वर्क ये क्या है? आप तो कहते थे कि बचा कुचा हिस्सा होता है प्रेडिकेट। देखिए यहां पे थोड़ी सी समझदारी अपनानी पड़ेगी। कुछ ऐसे कॉम्प्लिकेटेड सेंटेंसेस भी होते हैं जिनमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के अलावा भी कुछ होता है, ठीक है। ये जो है बिकॉज ऑफ लैक ऑफ टीम वर्क, इसे हम कहेंगे डिपेंडेंट क्लॉज, ठीक है। देखिए मेरा मकसद आपको कंफ्यूज करने का नहीं है, मैं बस इस एग्जांपल से यह बताना चाहता था कि सब्जेक्ट जो है वो बीच में भी आ सकता है, जरूरी नहीं है कि हमेशा शुरू में ही आएगा, ठीक है। तो इतना ही समझना जरूरी है। डिपेंडेंट क्लॉज दरअसल एक ऐसा हिस्सा होता है सेंटेंस का जो मतलब अपने आप में पूरा नहीं होता, ठीक है। वो सेंटेंस के ऊपर डिपेंड करता है, इसलिए इसे डिपेंडेंट क्लॉज कहते हैं, ठीक है। क्लॉज के बारे में भी हम समझेंगे बाद में क्लॉज क्या होता है, लेकिन अभी इतना ज्यादा घुसने की जरूरत नहीं है इस चीज में। देखिए यहां पे आप इतना समझिए कि डिपेंडेंट क्लॉज जो है वो कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा है, कुछ और जानकारी दे रहा है सेंटेंस के बारे में। मैं खाली ये सेंटेंस दे सकता था, वी कुड नॉट विन द मैच, हम मैच नहीं जीत पाए, ये भी एक सेंटेंस है। लेकिन यहां मैंने लिखा बिकॉज ऑफ लैक ऑफ टीम वर्क वी कुड नॉट विन द मैच। अब देखिए इसमें मैंने कुछ और जानकारी दी कि टीम वर्क की कमी की वजह से हम लोग मैच नहीं जीत पाए। तो ये जो टीम वर्क की कमी की वजह से, जो बिकॉज ऑफ लैक ऑफ टीम वर्क जो मैं यहां बता रहा हूं, वो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है। तो ये क्या हो गया? डिपेंडेंट क्लॉज। तो ये प्राइमरी इंफॉर्मेशन है कि कुड नॉट विन द मैच, हम मैच नहीं जीत पाए। एडिशनल इंफॉर्मेशन है कि बिकॉज ऑफ लैक ऑफ टीम वर्क, तो ये हो गया आपका डिपेंडेंट क्लॉज। उम्मीद है अब तक इतना समझ में आया होगा, ठीक है। तो मकसद यही था कि आपको सिर्फ इतना बताना कि सब्जेक्ट बीच में आ सकता है, जरूरी नहीं है कि शुरू में ही आएगा, ठीक है। तो इतना ही जानना अभी फिलहाल जरूरी है। आगे चल के हम और ज्यादा अच्छे से चीजों को समझेंगे कि डिपेंडेंट क्लॉज क्या होता है, फिर इंडिपेंडेंट क्लॉज भी होता है, वो सब चीजें हम समझेंगे बाद में, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और एक और चीज है जो आपको नोट करनी है, अ सब्जेक्ट कैन बी अ पर्सन, प्लेस, थिंग, आइडिया और एन एक्टिविटी। जितने भी अभी तक हमने एग्जांपल्स लिए हैं उसमें बात हम लोगों की करते थे, ठीक है। सब्जेक्ट जो होता था वो इंसान होता था कोई। अ सब्जेक्ट कैन बी अ पर्सन, ठीक है, व्यक्ति के बारे में बात की जा सकती है, बिल्कुल सही बात है। सब्जेक्ट आपका व्यक्ति हो सकता है, लेकिन वो कोई जगह भी हो सकती है, इट कैन बी अ प्लेस। वो कोई चीज भी हो सकती है, इट कैन बी अ थिंग। वो कोई आइडिया भी हो सकता है, ठीक है, कोई इमोशन भी हो सकता है, कोई एक्टिविटी भी हो सकती है, जैसे कि फुटबॉल खेलना, बास्केटबॉल खेलना, वॉक करना, ठीक है। तो ये सारे की सारी एक्टिविटीज हुई। तो सब्जेक्ट कैन बी अ पर्सन, प्लेस, थिंग, आइडिया और एन एक्टिविटी। ये मत समझ लेना कि सब्जेक्ट हमेशा एक इंसान ही होगा, ठीक है, ये बात भी नोट करने वाली है। तो कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं जिसमें सब्जेक्ट जो है वो इंसान नहीं है, व्यक्ति नहीं है, ठीक है। द सन सेट्स इन द वेस्ट, सूरज पश्चिम में अस्त होता है ना। द सन सेट्स इन द वेस्ट, बात किसके बारे में की जा रही है? सूरज के बारे में, सूर्य के बारे में। तो इसमें सब्जेक्ट क्या है? द सन, ठीक है, सूर्य की बात की जा रही है, तो ये हुआ सब्जेक्ट। अब ये कोई चीज है, इसे इंसान तो नहीं कहेंगे, व्यक्ति तो नहीं कहेंगे। और सेट्स इन द वेस्ट हो गया आपका प्रेडिकेट, ठीक है। तो ये आपका सब्जेक्ट है द सन। चलिए अगला एग्जांपल देखते हैं। वॉकिंग ऑन द बीच इज अ रिलैक्सिंग एक्टिविटी। इसका मतलब यह है कि बीच पे चलना, यानी कि समुद्र तट पे चलना एक बड़ी ही आरामदायक गतिविधि है ना। तो होता भी है, हमें पता है कि बीच पे वॉक करना कितना आरामदायक है ना। तो वॉकिंग ऑन द बीच क्या हुआ? इसमें सब्जेक्ट हुआ। किसके बारे में बात की जा रही है? वॉकिंग जो है वो एक एक्टिविटी है, सिर्फ वॉकिंग की बात नहीं हो रही, सिर्फ चलने की बात नहीं हो रही, बीच पे चलने की बात हो रही है। इसलिए ये पूरा का पूरा क्या हुआ? सब्जेक्ट हुआ। और ये एक एक्टिविटी है, ठीक है, चलना एक एक्टिविटी है। समझ में आया?
अब आगे बढ़ते हैं और एक और एग्जाम्पल देखते हैं। लास्ट एग्जाम्पल है, लव इज अ पावरफुल इमोशन दैट कैन इंस्पायर पीपल टू डू ग्रेट थिंग्स। ठीक है, प्यार जो है वो बहुत ही पावरफुल होता है, बहुत ही पावरफुल इमोशन है जो बहुत लोगों को इंस्पायर करता है बढ़िया बढ़िया चीजें करने के लिए, बड़ी बड़ी अच्छी अच्छी चीजें करने के लिए। कोई शक वाली बात नहीं है। इसमें सब्जेक्ट क्या है, किसके बारे में बात हो रही है? लव के बारे में बात हो रही है, प्यार के बारे में बात हो रही है। तो ये क्या हुआ? ये हुआ सब्जेक्ट। ठीक है, ध्यान देना इसमें कि सब्जेक्ट यहां पे इमोशन है। ठीक है, आइडिया समझ सकते हो इसे। तो ये आपका एक इमोशन है, तो सब्जेक्ट आपका इमोशन हो सकता है। जरूरी नहीं है कि वो इंसान ही होगा, जरूरी नहीं है कि वो कोई जगह होगी, जरूरी नहीं है कि वो कोई एक्टिविटी होगी। इट कैन बी एन इमोशन ऑल्सो। ठीक है, ये इमोशन भी हो सकता है। अभी तक हमने काफी ज्ञान प्राप्त किया, हमने देखा अलग अलग किस्म के सेंटेंसेस को और उनमें सब्जेक्ट और प्रिडिकेट ढूंढना भी सीखा, है ना। मुझे उम्मीद है कि आपको अभी तक सब समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया तो दोबारा देखिए, समझने की कोशिश करिए। ठीक है, और आप कमेंट सेक्शन में मुझसे प्रश्न भी पूछ सकते हैं, मैं आपके प्रश्नों के जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगा। ठीक है, अब आपकी नॉलेज को टेस्ट करने के लिए मैं एक छोटा सा टेस्ट आपके सामने रखना चाहूंगा। ठीक है, तो मेरी आपसे गुजारिश है कि जरूर इस टेस्ट को दें। टेस्ट आपके सामने है। आइडेंटिफाई द सब्जेक्ट एंड द प्रिडिकेट इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। यहां पे कुल मैंने 5 वाक्य लिखे हैं और उनके हिंदी के अनुवाद भी लिखे हैं। यहां पे आपको इन सभी सेंटेंसेस में सब्जेक्ट एंड प्रिडिकेट, यानी सब्जेक्ट और प्रिडिकेट दोनों ढूंढने हैं। ठीक है, अभी तक हमने इसी का ही ज्ञान प्राप्त किया है, तो मुझे उम्मीद है कि आप सब्जेक्ट और प्रिडिकेट ढूंढ पाएंगे। अगर नहीं ढूंढ पाए तो कोई बात नहीं, निराश मत होइएगा। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे हम और जानकारी प्राप्त करते रहेंगे, तो बिल्कुल भी निराश होने वाली बात नहीं है। ठीक है, कोशिश करिए सब्जेक्ट और प्रिडिकेट ढूंढने की इन सभी सेंटेंसेस में। ठीक है, तो ये सारे सेंटेंसेस आपके सामने हैं। हिंदी में भी मैंने इन सेंटेंसेस को लिख रखा है ताकि आपको सब्जेक्ट और प्रिडिकेट ढूंढने में कोई दिक्कत ना आए। ठीक है, तो पॉज करिए वीडियो को थोड़ी देर के लिए और सब्जेक्ट और प्रिडिकेट ढूंढिए और नीचे कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा ताकि मुझे भी पता लगे कि आप कितना अच्छा कर पा रहे हैं। तो अब देखते हैं एक क्विक समरी। ठीक है, फटाफट से देख लेते हैं कि अभी तक हमने क्या सीखा। अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स कंप्लीट सेंस। एक सेंटेंस, एक वाक्य शब्दों का समूह होता है जिसका हमेशा कोई ना कोई मतलब जरूर होता है। अ सेंटेंस कंसिस्ट्स ऑफ अ सब्जेक्ट एंड अ प्रिडिकेट। ये हमने देखा ही है, सब्जेक्ट जो होता है वो टॉपिक होता है सेंटेंस का, और प्रिडिकेट जो भी हम उस सब्जेक्ट के बारे में बता रहे होते हैं। ठीक है, Usually a subject is implied or obvious when the person gives someone a command, request, advice or instruction. ये हमने देखा ही है कि कई बार ऐसे भी होता है कि सब्जेक्ट नहीं दे रखा होता सेंटेंस में, सब्जेक्ट जो होता है वो implied होता है। और ऐसे कुछ सेंटेंसेस में ज्यादा देखने को मिलता है जहां पे हम किसी को कमांड कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, एडवाइस कर रहे हैं या फिर इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, है ना। यहां पे हमें ज्यादातर देखने को मिलता है कि सब्जेक्ट जो है वो इंप्लाइड है, ऑब्वियस है। इट इज नॉट नेसेसरी दैट द सब्जेक्ट शुड ओनली अपीयर इन द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस। ये जरूरी नहीं है कि सब्जेक्ट हमेशा सेंटेंस के शुरू में ही नजर आए, हो सकता है वो कहीं बीच में बैठा हो। अ सब्जेक्ट कैन बी अ पर्सन, प्लेस, थिंग, आइडिया और एन एक्टिविटी। एक सब्जेक्ट एक व्यक्ति हो सकता है, कोई जगह हो सकती है, कोई चीज हो सकती है, कोई आइडिया हो सकता है, कोई एक्टिविटी हो सकती है। ये हमने देखा ही है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे उम्मीद है कि आपको अभी तक जो भी मैंने पढ़ाया है वो समझ में आया होगा। अब इसके बाद हम टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस देखेंगे। अभी तक हमने ये जाना कि सेंटेंस क्या होता है, आगे हम जानेंगे कि कितने प्रकार के सेंटेंसेस होते हैं। ठीक है, तो अब तक के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।